हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हम केमिकल काइनेटिक्स के बहुत ही कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। For the reaction N2 plus 3H2 gives twice Na3, dNa3 by dt की वैल्यू दी है। द वैल्यू ऑफ माइनस dH2 by dt की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। माने रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया दिया है और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो लेट्स सी हाउ इट गोस। तो पहले तो जो हमें रिएक्शन दी है ना, उसके बेसिस पर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं। तो रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस dN2 बाई dt इज इक्वल टू कोएफिशिएंट है 3, तो माइनस 1/3 dH2 बाई dt इज इक्वल टू 1/2 dNH3 बाई dt। जो कोएफिशिएंट है उसका इनवर्स हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें फाइंड करना है माइनस dH2 बाई dt इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ अमोनिया। सो ये 3 में यहाँ शिफ्ट कर दूं तो इट इज गोइंग टू बी 3/2 ऑफ dNH3 बाई dt हो जाएगा। तो 3/2 और dNH3 बाई dt क्या है, 2 × 10⁻⁻4 दिया है। तो इसका आंसर सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा 3 × 10⁻⁴ विथ सेम यूनिट, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेट कंपलसरी फिर मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स में ही होना चाहिए। अगर वो ग्राम के टर्म्स में है ना, तो कंपलसरी पहले उसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर गलत होगा और वो गलत आंसर भी ऑप्शन में डेफिनेटली दिया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन A plus B gives products, it is observed that on doubling the initial concentration of A only, the rate of reaction is also doubled। माने with respect to A, rate of reaction जो है वो डबल हो जाती है, माने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। ठीक है, आगे on doubling the initial concentration of both A and B, समझिए कि B के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन A और B दोनों को डबल कर रहे हैं, तो A के डबल होने से तो रेट डबल होगा ही, 2 टाइम्स होगा ही। द चेंज बाय 8 फैक्टर, तो A की वजह से 2 टाइम्स हुआ होगा और बाकी का 4 टाइम्स किसकी वजह से हुआ है, B की वजह से। और B की कंसंट्रेशन डबल करी और रेट उसके रिस्पेक्ट से कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। इसका मतलब ये है कि B का पावर 2 होगा। एक ही रिस्पेक्ट से डबल करते हैं तो रेट डबल होता है, दोनों को डबल करते हैं तो 8 टाइम्स होता है। तो 8 टाइम्स में से भी 2 टाइम्स A की वजह से है और 4 टाइम्स किसकी वजह से है, B की वजह से है। तो B की कंसंट्रेशन डबल करी और रेट उसके रिस्पेक्ट से 4 टाइम्स हो गया। इसका मतलब है कि B का पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो देखते हैं नेक्स्ट। BrO3 minus aqueous 5 Br minus aqueous 6H plus gives 3 Br2 liquid plus 3H2O liquid. The rate of appearance of bromine, माने इसके बारे में पूछ रहे हैं, is related to the rate of disappearance of bromide। एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हुए इक्वेशन सेट कर लेते हैं, and that is what, -1/5 d Br minus is equals to 1/3 d Br2 by dt। ऑफ कोर्स बाई dt यहाँ मिस हो गया। चलो तो d Br2 by dt पूछा है, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, ये 3 यहाँ ले लो, -3/5 d Br minus by dt हो जाएगा। ठीक है, चलो -3/5 ये प्लस है तो ये नहीं चलेगा, -3/5 d Br by dt। ठीक है, चलो half life period of a first order reaction is 1386 seconds। the specific rate constant माने k पूछा हुआ है। चलो तो फर्स्ट ऑर्डर भी मेंशन कर दिया है, तो हम सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि भाई t हाफ इज इक्वल टू क्या है, 0.693 अपॉन k। तो k की वैल्यू हो गई 0.693 अपॉन 1386। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 693 इंटू 10⁻³ -3 अपॉन 1386।
तो दिस विल बिकम 1/2 into 10 to the power -3 which is 5 into 10 to the power -4। अब इसका यूनिट सेकंड है तो इसका भी यूनिट सेकंड होना चाहिए। तो आंसर आ गया मेरे ख्याल से ये अच्छा है। देखो 0.5 into 10 to the power -3 है, तो ये 0.5 into 10 to the power -3 है। ठीक है, चलो। The rate of the reaction twice NO plus Cl2 gives twice NOCl is given by the rate equation this. Rate equals to K NO की power 2 with respect to NO ये second order reaction है और with respect to Cl2 it is a first order reaction। ठीक है, देखते आगे। The value of rate constant, देख लो भाई, रेट कांस्टेंट सिर्फ एक ही वैल्यू एक ही चीज से अफेक्ट होता है और वो होती है टेम्परेचर। ठीक है, चलो। इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन भूल जाओ, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन भूल जाओ, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर पर वो डिपेंड करता है। चलो। For the reaction N2O5 gas gives twice NO2 gas plus half O2 gas, the value of rate of disappearance of N2O5, N2O5 का disappearance का रेट हमें दे दिया है। ठीक है, ध्यान से देख ले, मोल होना चाहिए, ग्राम हो तो नहीं चलेगा। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें आप इक्वेशन बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा। मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। देखो, इसका 1 मोल कंज्यूम होगा तो इसके 2 मोल बनेंगे, माने इसका जो रेट ऑफ कंजम्पशन होगा उससे इसका डबल होना चाहिए। तो 6.25 का डबल माने NO के लिए क्या वैल्यू होनी चाहिए, उसका डबल माने 12.5 into 10 to the power -3 होना चाहिए। और O2 के लिए ये 1 मोल कंज्यूम होगा तो ये हाफ मोल बनेगा। तो ये जितना कंज्यूम हो रहा है उतना उससे हाफ ये बन रहा है। तो 6.25 का क्या आंसर होना चाहिए, हाफ वाला आंसर होना चाहिए। माने इसका अगर मैं हाफ कर दूं तो इट इज 3.125 into 10 to the power -3 वाला हमारा आंसर होना चाहिए। तो लेट्स सर्च फॉर द आंसर। ऑफ कोर्स इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो ये बन जाएगा 1.25 into 10 to the power -2। चेक कर ले, 1.25 10 to the power -2 तो सही है, लेकिन ये सही नहीं है। अब सीधा 1.25 10 to the power -2 एंड 3.125 into 10 to the power -3, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो। During the kinetic study of the reaction 2A plus B gives C plus D, following results are obtained। तो ये A की इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये B की इनिशियल कंसंट्रेशन है और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है। ऐसे केसेस में आपको क्या सोचना, क्या सर्च करना है, सबसे पहले कहां पर A की वैल्यूज, कंसंट्रेशन की वैल्यू सेम हो रही है और कहां पर B की वैल्यू सेम हो रही है, उसके बेसिस पर द अदर का रेट आप फाइंड कर सकते हैं। देख लो, यहां पर A की कंसंट्रेशन सेम है, चेक करो यहां पर। ठीक है, तो यहां पर चेक करें कि B की कंसंट्रेशन डबल करी तो रेट 4 टाइम्स हो गया है। तो कंसंट्रेशन डबल हुई और रेट 4 टाइम्स हो गया, माने B जो है ना, B का पावर क्या है, B का पावर 2 है। अब यहाँ पर B की कंसंट्रेशन सेम है, चेक करो। तो यहाँ 0.1 से 0.4 हुआ, इसका मतलब है कि A की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स हुई तो रेट भी 4 टाइम्स हो रहा है, चेक करो। इसका मतलब है कि A की कंसंट्रेशन का पावर क्या है, 1 है। तो चेक करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो हमेशा ऐसे केसेस में क्या करो, A की सेम कंसंट्रेशन पर B कैसे रेट पर अफेक्ट करता है और B की सेम कंसंट्रेशन पर A कैसे रेट पर असर कर रहा है, ये चेक कर लिया ना तो फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाएगी। For an endothermic reaction, energy of activation is EA and enthalpy of reaction is delta H. Both are in kilojoule per mole. Minimum value of EA. ध्यान रखिए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए है ना, EA की वैल्यू मिनिमम डेल्टा H जितनी तो होती ही है। अब यहाँ है पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ है मान लो कि रिएक्शन एक्सिस या तो टाइम। ठीक है, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब यह होता है कि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से हायर होगी। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो उसका ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी का लेवल है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी का लेवल है और इनके बीच में जो डिफरेंस है ना एनर्जी का, वो क्या होता है, वो डेल्टा H होता है।
उससे ये लेवल हमेशा ज्यादा ही होगा, इसे कहते हैं EA। तो EA की वैल्यू डेल्टा H से ज्यादा या तो इक्वल टू हो सकती है, लेस देन कभी नहीं हो सकती है। तो इक्वल टू 0, लेस देन डेल्टा H, इक्वल टू डेल्टा H एंड मोर देन डेल्टा H। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मोर देन डेल्टा H या तो इक्वल टू डेल्टा H, जितनी तो होगी तो 3 एंड 4। अब मिनिमम वैल्यू पूछा है, देखो स्टूडेंट्स, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम वैल्यू या तो डेल्टा H जितनी होगी या तो इक्वल टू डेल्टा H जितनी हो सकती है। मिनिमम कितनी होगी? डेल्टा H जितनी। ओके, चलो। Which one of the following statements for the order of a reaction is incorrect? Order can be determined only experimentally. बिल्कुल सही। Order is not influenced by the stoichiometric coefficient of the reactants. बिल्कुल सही। Order of reaction is sum of power of concentration terms of the reactants to express the rate of reactions. बिल्कुल सही। Order of reaction is always whole number. ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन में इवन वेरी वेल नोन H2 plus Br2 gives twice HBr में रेट एक्सप्रेशन जो है दैट इज रेट इक्वल्स टू K H2 की पावर 1 और Br2 की पावर हाफ है। तो रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की पावर इंटीजर ही आना बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो समझ लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होल नंबर हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल हो सकता है, और बहुत ही शॉकिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता है। चलो, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देख लो भाई, रेट इज इक्वल्स टू क्या है? रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन का पावर n। अब ये n की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा? K। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? जो रेट का यूनिट होगा, माने रेट होता है मोल पर लीटर और टाइम इनवर्स, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट भी यही हो जाएगा, मोल पर लीटर एंड टाइम इनवर्स। तो आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलो। The half life of a substance in a certain enzyme catalyzed first order reaction is 138। हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी है? 138 है। ठीक है। The time required for the concentration of substance to fall from 1.28 milligram per liter to 0.04 मिलीग्राम पर लीटर। देखो यहां पर हमें या तो आप रेट कांस्टेंट की फॉर्मूला यूज करेंगे K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन R, या तो थोड़ा स्मार्ट बने। तो कैसे स्मार्ट बनना है वही तो हम सिखाते हैं भाई। चलो, 1.28 जो है ना, 1.28 इसका आधा करो तो हो जाएगा 0.64। अब इसका आधा करो तो हो जाएगा 0.32, इसका आधा करो तो 0.16, इसका आधा करो तो 0.08 और इसका आधा करो तो 0.04। बोलो तो कितनी बार हाफ रिएक्शन टाइम हो चुका है? कितनी बार? तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 5 बार रिएक्शन हाफ रिएक्शन टाइम पर पहुंच चुके हैं। बताओ, तो एक बार हाफ लाइफ होगी तो यहाँ 138 सेकंड लगेंगे, यहाँ 138, यहाँ 138, यहाँ 138, यहाँ 138। तो कुल मिलाकर क्या हुआ बताओ? कुल मिलाकर 138 इंटू 5 टाइम्स हुआ। सोच लो, कुल मिलाकर क्या हुआ? 138 इंटू 5 टाइम्स हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा 690 सेकंड्स। बहुत ही स्मार्ट वे से हमें वर्क करना है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, आप फॉर्मूला यूज करके सिंप्लीफाई करोगे ना तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। The rate of the reaction twice N2O5 gives 4NO2 plus O2 can be written in 3 different ways. In terms of consumption of N2O5, in terms of production of NO2, in terms of production of O2। उन्होंने ये लिख कर दिया है और क्वेश्चन ये पूछा है कि K डैश एंड K डबल डैश के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो सबसे पहले ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे?
ऐसे केसेस में हम सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करेंगे या तो डिफरेंशियल रेट लॉ लिखने की कोशिश करेंगे कि रेट इज इक्वल टू क्या है माइनस हाफ dN2O5 बाई dt इज इक्वल्स टू 1/4 dNO2 बाई dt इज इक्वल्स टू d of O2 बाई dt। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप ध्यान से देखें ना तो अब आप ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आप लोगों को दे दी गई है, इसका हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे ध्यान से देखना। माइनस dN2O5 बाई dt इज इक्वल टू क्या है, तो ये हो गया हाफ के N2O5 की कंसंट्रेशन है 1/4, इसकी वैल्यू क्या है k डैश इंटू N2O5 की कंसंट्रेशन है इज इक्वल्स टू क्या है, इज इक्वल्स टू k डबल डैश N2O5 की कंसंट्रेशन है। ठीक है, इसमें से सबसे पहले N2O5 की कंसंट्रेशन को मैं काट लेता हूं, तो ये बन गया k/2 इज इक्वल्स टू k डैश बाई 4 इज इक्वल्स टू k डबल डैश। अब इसको मैच करने की कोशिश करें, काम करें, सबको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा ट्वाइस के इज इक्वल्स टू के डैश इज इक्वल्स टू 4 के डबल डैश। अब ऐसा कोई कहां पर मैच हो रहा है? ओके, लेट्स सी, के डैश इज इक्वल्स टू के डैश इज इक्वल्स टू के, दिस इज तो रॉन्ग हो गया। चलो के डैश इज इक्वल्स टू ट्वाइस के सही है, और के डबल डैश इज इक्वल्स टू के, ये गलत हो गया। के डैश इज इक्वल्स टू ट्वाइस के डैश इज इक्वल्स टू ट्वाइस के, ये सही है। एंड के डबल डैश इज इक्वल्स टू के डैश के अपॉन 4, ये सही है। के डबल डैश इज इक्वल्स टू, मान लो कि ये ऐसे लिख दूं, ट्वाइस के इज इक्वल्स टू 4 के डबल डैश, तो के डबल डैश इज इक्वल्स टू 2/4 के, दैट इज के डबल डैश इज इक्वल्स टू k/2। तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। In a zero order reaction, for every 10 degree Celsius rise of temperature, the rate is doubled if the temperature is increased from 10 degree Celsius to 100 degree Celsius. 100 degree Celsius, the rate of the reaction will become। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये समझना है कि 10 डिग्री के टोटल 9 स्लैब आपने इंक्रीज किए हैं। स्टूडेंट्स यहाँ ये गलती कर लेते हैं कि टोटल टेम्परेचर इंक्रीज इज 100 डिग्री सेल्सियस। नहीं, आपका टेम्परेचर ओरिजिनली 10 डिग्री सेल्सियस है, जहां से आप 100 डिग्री सेल्सियस गए हैं, तो टोटल इंक्रीज इज 90 डिग्री सेल्सियस। और 10 डिग्री सेल्सियस के कितने स्लैब आपने इंक्रीज किए हैं? 9। कितने इंक्रीज किए हैं? 9। माने हर बार टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, हर बार 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 टाइम्स कितनी बार करना है? 9 टाइम्स। तो आपका नया जो रेट कांस्टेंट या तो रेट होगा नया, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? के न्यू, के मान लो कि के डैश, दैट इज गोइंग टू बी 2⁹ टाइम्स ओरिजिनल के। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 512 के। तो आपका आंसर ये होगा। यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, ये मान लेते हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर इज 100 डिग्री। नहीं, इंक्रीज इन टेम्परेचर इज 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल टेम्परेचर 10 से आप 100 पर जा रहे हो, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर आपने कितना किया? 90 डिग्री का किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। In a reaction A plus B gives product, the rate is doubled when the concentration of B is doubled। माने B के रिस्पेक्ट से पावर 1 है, and the rate increased by a factor of 8 when the concentration of both the reactants A and B are double। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन आया था, तो B को डबल करने पर रेट डबल हो रहा है, तो A एंड B दोनों को डबल करने पर B की रिस्पेक्ट से तो डबल होगा, और A की रिस्पेक्ट से कितना होगा? 4 टाइम्स होगा। तो A का पावर क्या होगा? 2 और B का पावर हो गया 1। A का पावर 2 और B का पावर 1। ठीक है, चल
Activation energy and rate constant K1 and K2 of a chemical reaction at two different temperatures T1 and T2 are given as. तो मैं बता दूं आपको ln K2 upon K1 is equals to EA upon R 1 upon T1 minus 1 upon T2 should be the answer. चलो, तो यहाँ पर क्या है, बाहर माइनस है और अंदर प्लस है, तो ये गलत है। बाहर माइनस हो और अंदर 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1 हो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तुम बाहर, तो ये आगे आ जाएगा 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, तो बाहर माइनस वाला ऑप्शन भी हो सकता है। ये अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 ये सही हो गया। इसमें माइनस बाहर तो लिया लेकिन ये गलत है। हाँ देखो ये आंसर आया ना, एक से ज्यादा करेक्ट है इसमें, देख लो 2 भी करेक्ट है 4 भी करेक्ट है, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया है तो 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1 हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, केयरफुली चेक कर लेना है। A reaction having equal energies of activation of forward and reverse reaction, तो उसका क्या होगा, तो फिर देख लो फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा H इज इक्वल टू EA ऑफ फॉरवर्ड माइनस EA ऑफ रिवर्स। ये दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, चलो। What is the activation energy of a reaction if its rate doubles when the temperature is increased from 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस? अब ये एक ऐसा केस है कि जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जिसमें आपको कंपल्सरीली न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, कंपल्सरीली। ठीक है, चलो तो क्या करते हैं, रेट क्या हो जाता है बताओ, रेट डबल हो गया, इसका मतलब क्या है, रेट कांस्टेंट भी डबल हुआ होगा। ठीक है, चलो तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, log K2 by K1 is equals to EA upon 2.303 into 8.314 T2 minus T1 upon T1 T2। ठीक है, ये है log 2, ये है EA जो हमें फाइंड करना है, ये है 2.303 इंटू 8.314, T2 फाइनल टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, माने ये है 308 केल्विन, माइनस 20 डिग्री सेल्सियस माने ये हो गया 293 केल्विन, 308 इंटू 293। चलो तो ये log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, EA ये हो चुका है 2.303 इंटू 8.314, यहाँ पर वैल्यू होगी डिफरेंस की 15 और नीचे आ चुका है 308 एंड 298। ठीक है, अब देख लो कि आपके पास वैल्यूज क्या क्या है, 15.1, 342, 269 एंड 34.7। अब इनकी और इनकी वैल्यू थोड़ी नजदीक है लेकिन इन दोनों से दूर है, और 2 और 3 जो वैल्यू है वो एक दूसरे से एज सच तो दूर है लेकिन बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखते हैं कि EA इज इक्वल टू 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 308 298 और यहाँ पर आ जाएगा 15। अब मुझे अप्रोक्सीमेशन से ही काम करना पड़ेगा और मैं कैसे करूंगा, 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314, इन दोनों की वैल्यू में 300 ले लेता हूं और नीचे मैंने डाल दिया 15। तो सबसे पहले तो ये 20 से कट जाएगा, अब जो बचा है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये है 0.3010 को सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 0.3 ले लेना है, ये हो गया है 2.303 इंटू 8.314 इंटू इनको 6 ले लेता हूं और इनकी पावर मैंने 3 कर दी, 10 टू द पावर 3। बात समझ में आ रही है, 10 टू द पावर 3, ये 0 और ये 2 0 मिलकर के 10 टू द पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये अगर 0.3 है, 0.3 तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 1.8 इंटू 2.303। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है। और ये 8.314 जो है उसको मैं 25/3 ले रहा हूं सिंप्लिसिटी के लिए,
तो ये 3 और ये 3 अगर मेरा कट जाए तो उससे बेटर के वहीं से कट लेते, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो चुका है 0.6 इंटू 2.303 इंटू 25। नाउ 25 इंटू 6 करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, 25 इंटू 6 करेंगे तो आंसर बनेगा 15 इंटू 2.303 इंटू 10 टू द पावर 3 तो चल ही रहा है। अब इसका आंसर अगर आप देखेंगे ना तो ये आंसर 15 इंटू 2 करोगे तो आंसर आएगा 30 और ये साथ में 0.303 भी है तो आंसर बनेगा 30 से थोड़ा ऊपर का आंसर बनेगा और 10 टू द पावर 3 है तो ये किलो जूल बनेगा तो 15.2.303 किलो जूल बनेगा। तो इसका आंसर, इसका अगर आप मल्टीप्लिकेशन देखेंगे ना तो 23 में भी जा और एक थोड़ा हाफ ऐड कर ले तो ऑलमोस्ट इसका आंसर 34 या 36 के बीच में बैठना चाहिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ये आंसर। तो अप्रोक्सीमेशन से ही आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, चलो। The activation energy of a reaction can be determined from the slope of which of the following graphs। तो ग्राफ तो दो वजह से आप फाइंड कर सकते हैं, या तो ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ बना ले या तो log k वर्सेस 1/t का ग्राफ बना ले। इसका अगर स्लोप होगा तो वो स्लोप हो जाएगा -EA/r। इसका अगर स्लोप देखेंगे तो इसका स्लोप बन जाएगा -EA/2.303r। तो सारी वैल्यूज ln k के फॉर्म में दी है तो ln k वर्सेस 1/t हो जाएगा। When initial concentration of a reactant is doubled in a reaction, half life period is not affected। ये ऐसी रिएक्शन है जिसका टी हाफ जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट है। दैट हैपेंस ओनली इन वन केस एंड दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे पढ़ते हैं। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही पूछा है तो फर्स्ट ऑर्डर विल बी द आंसर। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन A gives B is 0.6 into 10 to the power -3 मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। ध्यान से देखिए कि ये रेट कांस्टेंट है और इसका जो यूनिट है ना स्टूडेंट्स, इसका यूनिट, इट इज द यूनिट ऑफ रेट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आगे, if the concentration of A is 5 mole per liter, then the concentration of B after 20 minutes। और यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो है ना ये सेकंड इनवर्स में है और आपको टाइम का यूनिट दिया है 20। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलो भाई, सबसे पहले तो रेट कांस्टेंट की फॉर्मूला, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम t डिवाइडेड बाय टाइम। ये k की वैल्यू है 0.6 इंटू 10 टू द पावर -3। इनिशियल कंसंट्रेशन है 5 मोल पर लीटर, ये है RT और यहाँ पर 20 मिनट्स के बाद, लेकिन मुझे 20 इंटू 60 करना पड़ेगा। क्या ये समझ में आया सब लोगों को? क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकंड इनवर्स में है तो कंपलसरी टाइम भी क्या होना चाहिए, सेकंड में ही होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसे सॉल्व कर लो कि 0.6 इंटू 10, या तो इसको मैं लिख लेता हूं कि 6 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 20 इंटू 60 इज इक्वल टू 5 माइनस RT। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं 7200 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू 5 RT हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 0.72 इज इक्वल टू 5 माइनस RT बनेगा। सो RT इज इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस 0.72, या तो ये बन जाएगा 4.28 मोल पर लीटर। नाउ A की कंज्यूम्ड कंसंट्रेशन कितनी है? Consumed concentration of A is what? 0.72 मोल पर लीटर। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री देखें आप कि 1 मोल A कंज्यूम होगा तो 1 मोल B बनेगा। तो प्रोड्यूस्ड कंसंट्रेशन ऑफ A कितनी होगी, जितनी A की प्रोड्यूस्ड कंसंट्रेशन ऑफ B कितनी होगी, जितनी A कंज्यूम हो रही है उतनी ही B प्रोड्यूस होगी।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.72 मोलर। ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान रखने लायक चीज एक ही है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज यूनिट ऑफ टाइम। चलो, the rate of a first order reaction is 0.04 mole per liter second inverse at 10 seconds and 0.03 mole per liter second inverse at 20 seconds. After initiation of the reaction, the half life period of the reaction। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है K, और K की मदद से आप क्या फाइंड करेंगे, T हाफ। चलो, मैं इस क्वेश्चन की पूरी स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखना। देख लो भाई, आपको क्या क्या फाइंड करना है, टी हाफ। अब टी हाफ अगर आपको चाहिए तो 0.693 अपॉन के चाहिए। अब के के लिए क्या चाहिए, के के लिए आपको चाहिए 2.303 अपॉन टी लॉग आर जीरो अपॉन आर चाहिए। अब ना तो आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दी है, ना तो आपको कंसंट्रेशन एट टाइम टी दी है। आपको दो कंसंट्रेशन चाहिए और दो कंसंट्रेशन के बीच का टाइम इंटरवल चाहिए। मान लो कि पहली कंसंट्रेशन, दूसरी कंसंट्रेशन और पहली और दूसरी कंसंट्रेशन के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो चाहिए, जो आपको दिया ही नहीं। आपको यहाँ पर जो दिया है ना, वो रेट दिया है, रेट। रेट देखो, ये रेट एट 10 सेकंड एंड रेट एट 20 सेकंड्स है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कैसे होगा, ध्यान से देख लो। रेट इज इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन की पावर n, और कंसंट्रेशन की पावर n की वैल्यू हम क्या डालेंगे, 1। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देख लो, R1 इनिशियल की बात करें इज इक्वल टू क्या होगा, K इनिशियल कंसंट्रेशन R1, और R2 इज इक्वल टू K, यहां पर आ जाएगा R2। बोलो, अब अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लू R1 अपॉन R2, तो डेट इज K R1 अपॉन K R2 हो जाएगा। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन एंड ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल। तो यहां पर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये। अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, इनिशियल रेट दे रखा है 0.04 और कंसंट्रेशन एट टाइम t इक्वल टू दे रखा है 0.03, और इसका टाइम इंटरवल कितना है, टाइम इंटरवल है, इसको देखो ध्यान से, ये 10 सेकंड पर रेट है और ये 20 सेकंड पर रेट है। तो ये 10 सेकंड का है और ये 20 सेकंड का है, तो इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितना हुआ, इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल हुआ 10 सेकंड का। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर अब मैं सीधा उठाकर रख दूंगा कि 2.303 है ये, अपॉन टी की वैल्यू है 10, और यहां पर आएगा R0 अपॉन R माने 0.04 अपॉन 0.03। तो ये बन चुका है 2.303 अपॉन टी, और ये है log 4 अपॉन 3। अब कुछ वैल्यूज log की तो भाई कंपलसरी आपको याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये log 4/3 जो है ना, तो उसको log 4 माइनस log 3 लिख देता हूं। तो ये होगा 2.303 अपॉन 10, log 4 की वैल्यू है 0.6021 और माइनस 0.4771। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये आ गया आपका 2.303 इंटू 0.125 अपॉन 10, ये आ गया आपका K। अब इसको भी मैं सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन अभी के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं। अब याद करो कि टी हाफ क्या है, 0.693 अपॉन K है, which is actually 2.303 into 0.3010 अपॉन K है। तो यहाँ पर K की वैल्यू इसका इनवर्स बना करके मैं डाल देता हूँ। तो ये हो गई 2.303 into 0.3010, इसका इनवर्स दैट इज 2.303 into 0.125, और डिनोमिनेटर का जो 10 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब इसको स्मार्टली सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये कट गया, चेक करो। ठीक है, बोलो। अब इसको सॉल्व करना है तो 0.3010 इंटू 10 अपॉन 0.128 3010 ऐसा हो जाएगा।
सॉरी 0.125 0.3010 इंटू 10 और यहाँ पर ये कटेगा 0.125 से। अब इसको है ना आप 80 होगा, सॉरी क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा तो 80 होगा। सो ये हो चुका है 24.08 सेकेंड्स। हाँ, तो फर्स्ट विल बी द आंसर। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसको आप मैथमेटिकल स्मार्टनेस यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The addition of a catalyst during a chemical reaction alters which of the following? उससे एक ही चीज बदलती है, रिएक्शन का पाथ बदलता है। रिएक्शन का पाथ बदलने से एनर्जी बैरियर की हाइट बदलती है और एनर्जी बैरियर की हाइट बदलने से एक्टिवेशन एनर्जी बदलती है। तो आपका आंसर आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। The decomposition of phosphine on tungsten at low pressure is a first order reaction. It is because of what? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। किसी भी सॉलिड सरफेस पर गैस का डिकम्पोजिशन है ना, वो इनिशियली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है और कुछ समय के बाद वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। मान लो कि टंगस्टन की सरफेस है, उस सरफेस पर कुछ एक्टिव साइट्स होती है, उस एक्टिव साइट्स पर फॉस्फीन मॉलिक्यूल, फॉर दैट मैटर किसी भी गैस मॉलिक्यूल का लैंडिंग होता है। वहां पर लैंड होते ही वो मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाता है और उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर। मान लो कि इनिशियली ये जो टंगस्टन की सरफेस है, इस सरफेस पर 1000 एक्टिव साइट्स है और अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फीन लैंड करवाए तो आउट ऑफ 1100 साइट्स के ऊपर वो 100 मॉलिक्यूल्स लैंड करेंगे, एक्टिवेट होंगे और डिकम्पोज हो जाएंगे। नाउ अगर आपने 200 मॉलिक्यूल्स वहां पर लैंड करवाई, माने रिएक्शन में 100 मॉलिक्यूल्स थे, अगर आपने कंसंट्रेशन डबल कर दी, 200 कर दी, अभी भी यहाँ पर 1000 साइट्स है। तो पहले 100 मॉलिक्यूल्स आए थे, 100 साइट्स पर लैंड किए, अभी आप 200 मॉलिक्यूल्स भेज रहे हैं तो 200 साइट्स अवेलेबल है, तो उसके ऊपर वो लैंड करेंगे, वो क्या करेंगे, वो वहां पर डिकम्पोज हो जाएंगे एक्टिवेट होकर। अभी आप कंसंट्रेशन 5 टाइम्स कर दो, 500 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवाओ, तो अभी यहाँ टोटल साइट कितनी अवेलेबल है, 1000 है। तो ऑल 500 मॉलिक्यूल्स विल बी सेटल्ड ऑन द सरफेस ऑन एक्टिव साइट्स, दे विल बी एक्टिवेटेड और डिकम्पोज कर जाएंगे। 500 का 800 करो, 900 करो, 1000 कर दो, तो ऑल 1000 मॉलिक्यूल्स को लैंड करने के लिए यहाँ पर 1000 एक्टिव साइट्स है। तो टिल फ्रॉम 0 to 1000 अगर जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव एक्टिव साइट्स टू लैंड अपॉन एंड द रिएक्शन हो जाएगी। सो इनिशियली फ्रॉम 0 to 1000 माने लो मॉलिक्यूल्स पर, लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स माने लो प्रेशर पर, यहां पर ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव साइट टू लैंड अपॉन। लेकिन अगर आपने कंसंट्रेशन 1000 से ऊपर कर दी, मान लो कि आपने 1100 मॉलिक्यूल्स फॉस्फीन के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाए, तो भी इस एक्टिव साइट पर लैंड करने के लिए 1000 एक्टिव साइट्स ही है। तो अब क्या होगा, अब रिएक्शन 1000 मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर ही होगी। अगर आपने 1500 मॉलिक्यूल्स भी रिएक्शन में इन्वॉल्व की ना, तो भी उस 1500 में से यहां लैंड करने के लिए तो 1000 साइट्स ही अवेलेबल है। सो इवन इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन बियॉन्ड 1000, 1100, 1500, 5000 कुछ भी कर दो, यहां लैंड करने के लिए कितनी एक्टिव साइट्स अवेलेबल है, 1000 ही है। तो रिएक्शन विल अकर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, reaction will occur on the basis of 1000 active sites only. So after 1000 molecules reaction will become independent of number of molecules. लेकिन initially 0 to 1000 तक अगर आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाए तो उन सभी मॉलिक्यूल्स को ग्रेजुअली बैठने के लिए, लैंड करने के लिए यहाँ एक्टिव साइट मिल रही है। इसका मतलब है कि इनिशियली वो फर्स्ट ऑर्डर है, लेटर ऑन क्या हो जाएगी, वो जीरो ऑर्डर हो जाएगी। Rate is independent of surface coverage. Rate of decomposition is very slow. Rate is proportional to the surface coverage. This is the answer. Initially क्या होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप इंक्रीज करते जाते हो, वैसे वैसे रेट, सरफेस ज्यादा कवर होती जा रही है एक्टिव साइट से, तो रेट इंक्रीज होता जाता है। चलो, मैकेनिज्म ऑफ द हाइपोथेटिकल रिएक्शन x2 plus y2 gives twice xy।
तो x2 रिवर्सिबली ट्वाइस x प्लस x, मान लो कि ये k1 रेट है, ये k2 रेट है, x प्लस y2 गिव्स xy प्लस y, ये स्लो, तो ये k3 है और इसका एक बचा हुआ x और इसका एक बचा हुआ y, ये k3 से ये करता है। मेरे काम की चीज सिर्फ यही है, स्लो केस इज ऑलवेज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप and with that only I can find out the order of reaction या तो rate expression। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो मेरा स्लोएस्ट स्टेप है ना उसकी मदद से मैं रेट एक्सप्रेशन लिख लेता हूं। रेट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू k3 x इंटू y2 कंसेंट्रेशन। चेक करो, लेकिन ये जो x है ना ये मेरा इंटरमीडिएट है, ये मेरा रिएक्टेंट नहीं है। मेरी जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में x2 है, y2 है, ट्वाइस xy है, तो मेरे रेट एक्सप्रेशन में भी क्या आना चाहिए, x2 y2 और ट्वाइस x, माने xy आ सकता है, बीच में बना हुआ इंटरमीडिएट नहीं आ सकता है, और अगर आ गया है तो उसे मुझे निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैं यूज करूंगा फर्स्ट इक्वेशन को। तो ये x2 में से 2x बन रहा है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है, और 2x में से x2 बन रहा है वो रिवर्स रिएक्शन है, और किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा होगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू k1 इंटू x2 कंसेंट्रेशन होगा, एंड रेट ऑफ रिवर्स इज इक्वल टू k2, यहाँ पर 2x है तो यहाँ x की पावर क्या बनेगी स्टूडेंट्स, 2 बनेगी। अब दोनों के बीच में कभी तो इक्विलिब्रियम होगा, तो एट इक्विलिब्रियम r ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू r ऑफ रिवर्स हो जाएगा। सो k1 x2 इज इक्वल टू k2 x की पावर 2। नाउ x की पावर 2 इज इक्वल टू k1 अपॉन k2 इंटू x2। सो x की पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, k1 अपॉन k2 की पावर हाफ एंड x2 की पावर हाफ। अब इस x की वैल्यू को उठाकर मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो k3 यहां आएगा k1 अपॉन k2 की पावर हाफ x2 की पावर हाफ इंटू y2। तो इस पूरा जो है उसको मैं k डैश कह दूं तो x2 की पावर हाफ एंड y2 की पावर 1। तो यहां दिस रिएक्शन इज half order reaction with respect to x2 and first order reaction with respect to y2, and all together it is 1.5 order reaction। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो। A first order reaction has a specific rate constant 10 to the power minus 2 second inverse, माने k की वैल्यू दी है। How much time will it take for 20 gram of the reactant to produce 5 gram? पहले तो ये देख लो कि यहाँ पर जो है ना क्या खेल हो रहा है कि 20 ग्राम जो है वो 10 ग्राम में कन्वर्ट हो और 10 ग्राम जो है वो 5 ग्राम में कन्वर्ट हो। तो यहाँ पर 2 हाफ लाइफ पास हुई है, चेक करो स्टूडेंट्स। तो मुझे क्या करना है, के की वैल्यू दे रखी है, के की वैल्यू को यूज करके मैं क्या करूंगा, उसको यूज करके मैं सबसे पहले तो टी हाफ फाइंड कर लूंगा, और वो टी हाफ की वैल्यू को अगर मैं डबल कर देता हूं ना तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। चलो भाई, टी हाफ क्या है, दैट इज 0.693 अपॉन के है, दैट इज 0.693 अपॉन के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है 10 टू द पावर -2। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूं 69.3 इंटू 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, तो इसका आंसर आ गया 69.3 सेकंड। ठीक है, और 2 हाफ लाइफ पास हुई है तो आंसर 2 इंटू 69.3 बोलो तो मेरा आंसर हो जाएगा 138.6 सेकंड्स। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ लंबे क्वेश्चन भी थे, एक दो जिसको मैथमेटिकली सॉल्व करना कंपलसरी था, उसमें भी अप्रोक्सीमेशन का लॉजिक कैसे लगा सकते हैं वो सारी चीज मैंने आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन की है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके।
बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे साथ 1-to-1 सेशन में जुड़ते जा रहे हैं, अपने कॉर्पोरेट कोचिंग्स में जा रहे हैं, कहीं और लोकल कोचिंग्स वाले भी जुड़ रहे हैं जहां पर उनको कुछ तकलीफें आ रही है। नॉट दिस चैप्टर, फॉर एनी चैप्टर इफ यू हैव डाउट डेफिनेटली हमारा नंबर दिए गए हैं, आप उसके साथ हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।